मेरा नाम रोहिणी था, एक ऐसा नाम जो किसी के लिए शुभ हो सकता है, पर मेरी जिंदगी गरीबी की लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। हमारे घर की हालत किसी भूत बंगले से कम न थी। किराए का एक जर्जर मकान, जिसकी दीवारों से नमी और फफूंदी झांकती थी और छत बारिश के मौसम में रोने लगती थी। दरवाजे और खिड़कियां पुरानी लकड़ी के थे, जिन पर कोई रंग बाकी नहीं था, और ताले पर हमेशा जंग लगा रहता था। हमारी कुल कायनात एक छोटे से कमरे पर टिकी थी, जहां हम 5 लोग रहते थे। मैं, मेरी 2 छोटी बहनें कोमल और दीपा, मेरा छोटा भाई रोहन और हमारी हिम्मत वाली माँ सीमा देवी। गरीबी ने हमारी जिंदगी से पिताजी का साया छीन लिया था। मेरी माँ का चेहरा हमेशा एक अनजानी फिक्र में डूबा रहता था। वह दिन भर घर में एक पुरानी जंग लगी सिलाई मशीन पर झुकी रहती, मोहल्ले की औरतों के पुराने कपड़े सिलने की कोशिश करती, ताकि बड्डी मुश्किल से हमारा पेट भर सके। उनके थके हारे हाथों में सूत का धागा और सुई गरीबी के खिलाफ उनकी खामोश जंग का हथियार थे। वह रात को देर तक सिलाई करती, और मुझे याद है कि कमरे के कोने में रखे दीपक की धीमी रोशनी में उनके चेहरे पर पड़ने वाली परछाइयां डरावनी लगती थीं। मैंने सरकारी स्कूल से 10वीं की पढ़ाई इस हाल में पूरी की, जहां मेरी ज्यादातर सहेलियों के पास नए बैग और किताबें होती थीं, और मैं पुराने जूतों और फटी हुई कॉपियों के साथ जाती। अब मैं एक सरकारी कॉलेज में रहती थी, जहां पहुंचने के लिए मुझे रोज पैदल एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती। शाम को मेरा वक्त मोहल्ले के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में गुजरता। यह काम मुश्किल था, पर बच्चों के मुस्कुराते चेहरे और वह थोड़े बहुत पैसे जो मुझे मिलते, मेरे लिए दुनिया थे। वह पैसे मैं चुपके से, जैसे कोई चोरी का माल हो, माँ के हाथ पर रख देती। माँ मेरी मेहनत और पढ़ाई के लगन से खुश हो जाती, पर मैं जानती थी कि यह रकम हमारी बढ़ती जरूरतों के समंदर में एक बूंद के बराबर थी। कॉलेज में मेरी दोस्ती प्रीति से हुई, जो दिखने में मेरी तरह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, पर उसके कपड़ों और सामान से ऐसा लगता नहीं था। अक्सर उसके पास बहुत ज्यादा पैसे होते थे। एक दिन वह एक नया मोबाइल फोन भी ले आई, जो कॉलेज के अंदर तो इस्तेमाल नहीं हो सकता था। मैं हैरान थी कि उसे यह सब कहाँ से मिलता है। एक दिन मैंने अपनी हैरत को जुबान दी और पूछ ही लिया। मेरी बात सुनकर उसने एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बस आ जाते हैं कहीं से। फिर उसने झुककर फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तुम भी इतने पैसे कमाना चाहती हो? मेरे अंदर की मजबूरी ने फौरन जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। ठीक है। प्रीति की आंखों में एक चमक थी। कल कॉलेज से वापसी पर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। अगले दिन छुट्टी की घंटी बजते ही मैं तेजी से बाहर निकली और कॉलेज के गेट के पास उसका इंतजार करने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। प्रीति मेरे पास आई और राजदारी के लहजे में बोली, देखो रोहिणी, हमारे कॉलेज में बहुत अमीर लड़के लड़कियां भी पढ़ते हैं। ये लोग बस टाइम पास के लिए आते हैं। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। फिर उसने और बताया, हमारे डिपार्टमेंट की कई लड़कियों की इन अमीर लड़कों से दोस्ती है। चूंकि कॉलेज में मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं, इसलिए मैं इनके बीच संदेशों के लेन देन, मैसेजिंग का काम करती हूँ। मैं इनके प्रेम पत्र एक दूसरे तक पहुंचाती हूँ और बदले में वो मुझे अच्छे पैसे देते हैं। ये बात सुनकर मेरे दिल को एक झटका लगा, पर गरीबी ने मेरे अंदर के डर को, मेरी नैतिक रुकावटों को भी दूर कर दिया था। मैंने अनिश्चितता में पूछा, क्या मैं ये काम कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, उसने जोश से कहा। मैं तुम्हें एक सीनियर लड़की आरती से मिलवा दूंगी, वह तुम्हें सब समझा देगी। उसके लहजे में मुझे एक नए खतरे से भरे रास्ते पर चलने का न्योता महसूस हुआ। अगले दिन ब्रेक टाइम में प्रीति मुझे आरती के पास ले गई। आरती का बर्ताव बहुत आत्मविश्वास से भरा और बिजनेस जैसा था। उसने मुझे डिटेल में समझाया कि मुझे किस तरह सावधान रहना है। उसने फौरन मुझे एक काम भी सौंप दिया। जैसे ही लड़कों का ब्रेक हो, मैंने एक लड़के सुनील को एक केक आरती पहुंचाना था। मैंने उसकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम किया। कॉलेज की चौड़ी गैलरियों में मैंने डरते डरते सुनील को वह खत दिया और एक अजनबी की तरह उसका जवाबी खत लेकर आरती को दे दिया। उसने मुझे मेरी मेहनत के अच्छे पैसे दिए, जो एक दिन की मेहनत के हिसाब से बहुत ज्यादा थे। अब मैं अक्सर यह काम करने लगी। मुझे पकड़े जाने का डर रहता, पर पैसे की जरूरत ने मुझे निडर बना दिया। जल्दी ही मेरे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए। मैंने वह पैसे माँ को दिए तो उनकी आंखों में हैरानी तैर गई। इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने झट से एक झूठा बहाना बनाया। माँ, मेरी एक दोस्त मुझसे संस्कृत पढ़ती है और उसकी फीस देती है। मेरा बहाना सुनकर माँ संतुष्ट हो गईं। उनके चेहरे पर संस्कृत का नाम सुनकर खुशी आ गई। मैं अब अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू हो गई थी, पर हमारी बुनियादी जरूरतों के लिए ये फिर भी बहुत कम थे। सबसे बड़ी बात, इस काम में पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा था
और हर वक्त का डर मेरे ज़मीर पर बोझ बनने लगा था। मेरा सुकून छिन गया था। कुछ समय बाद मैंने फैसला किया कि यह रास्ता मेरे लिए नहीं है। मैंने इस काम को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये मेरा पहला गलत कदम था जो मजबूरी में उठाया गया और मैं खुद से शर्मिंदा थी। पुरानी दिक्कतें, किराए का तकाजा और अमीर मामा का रवैया, पत्र संदेश का काम छोड़ने के बाद भी मेरी जिंदगी की मुश्किलें कम नहीं हुईं। कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम विकास था। वह एक शांत स्वभाव का लड़का था जो अक्सर मेरे आसपास ही घूमता रहता और कभी कभार मुझसे बात करने की कोशिश भी करता। उसकी आंखों में एक दबी दबी सी मोहब्बत और इज्जत नजर आती थी, पर मैं उस पर कोई खास ध्यान नहीं देती थी। मेरा सारा ध्यान तो घर की प्रॉब्लम, किराए और बिजली के बिलों की उलझनों में उलझा रहता था। मैं बहुत परेशान लड़की थी। हमारे खर्चे किसी भी तरह पूरे नहीं होते थे और मेरी माँ की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनका चेहरा अब तो डर की एक किताब बन गया था। मैंने एक दिन उनसे बहुत जिद की कि मैं कोई नौकरी कर लेती हूँ ताकि उनका बोझ हल्का हो, पर वह बिल्कुल नहीं मानी। वह कहती थीं कि जमाना बहुत खराब हो गया है और मैं एक जवान लड़की हूँ, मैं तुम्हें अकेला कहीं नहीं भेज सकती। उनकी नज़र में घर की चारदीवारी ही मेरी हिफाजत की जगह थी। मैं बहुत परेशान थी। कभी कभी तो खाने के पैसे भी कम पड़ जाते थे। हमें कई बार पानी में नमक मिलाकर रोटी खानी पड़ती थी। घर का किराया हम बड़ी मुश्किल से दे पाते थे। इसके अलावा बिजली के बिल और पानी के बिल भी हमारी रही सही हड्डियां तोड़ देते थे। मुझे अपनी गरीबी पर और इस जिंदगी से सख्त झुंझलाहट होने लगी थी। अफसोस की बात यह थी कि हमारे सारे रिश्तेदारों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया था। जैसे गरीबी एक छूत की बीमारी हो, कोई हमारी मदद करना तो दूर की बात, हमारी खैरियत तक पूछना गवारा नहीं करता था। मुझे हर एक चीज से नफरत होने लगी थी। हमारा मकान मालिक लाला जी एक लालची और सख्त मिजाज शख्स था जो अब अक्सर किराए का तकाजा करने लगा। वह हर दूसरे दिन हमारे दरवाजे पर आ धमकता। उसकी आवाज की गूंज हमारे छोटे से घर को और ज्यादा डरावना बना देती। एक दिन उसने मेरी माँ से सख्त लहजे में कहा, या तो मेरा घर खाली करो या सारा बकाया किराया दो। ये सुनकर हम घबरा गए कि एकदम से इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, और अगर घर खाली कर दिया तो हम बेसहारा की तरह रहेंगे कहाँ। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त मजबूरी ने मुझे बोलने पर मजबूर किया। मैंने माँ से कहा कि वह अपने भाई मेरे मामा से बात करें। मेरे मामा जी हरीशचंद्र जी एक अमीर आदमी थे। वह शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे। उनकी गाड़ी और शान और शौकत ही उनकी अमीरी का सबूत थी, पर फिर भी वह हमारी कोई मदद नहीं करते थे। मैंने सख्त मजबूरी में माँ से कहा कि वह उनसे मदद मांगे। मजबूरी इंसान से न जाने क्या कुछ करवा देती है। मैंने एक दिन कॉलेज से छुट्टी ली, जो मेरे लिए किसी बड़े फैसले से कम न था, और माँ के साथ मामा जी के घर जाने के लिए निकल गई। छोटे भाई बहनों को पड़ोसन के घर छोड़ा, जो एक बहुत मेहरबान औरत थीं। हम एक पुरानी खस्ता हाल बस में बैठ गईं। हम जानते थे कि वह शायद ही हमारी मदद करेंगे, पर एक अनजानी सी उम्मीद की किरण दिल में अब भी चमक रही थी कि शायद उन्हें हमारी बदहाली पर तरस आ जाए। 1 घंटे का लंबा और थका देने वाला सफर करके हम मामा जी के घर के बाहर एक लोहे के गेट के सामने खड़े थे। गेट पर लगे संगमरमर के पत्थर पर उनका नाम सुनहरे अक्षरों में चमक रहा था। चौकीदार अंदर खबर देने गया। थोड़ी देर बाद वह आया, गेट खोला और कहा कि मामी जी, बेगम साहिबा ने कहा है कि आप लोग अंदर आ जाएं। मैं मम्मी के साथ अंदर की तरफ बढ़ी। उनका घर बहुत बड़ा था। ऐसा घर तो बस मेरे सपनों में ही आ सकता था। उसका लॉन, फूलों के बेड और एफवरा एक अलग ही दुनिया की झलक दे रहे थे। अंदर गए तो सामने ही मामी जी, राधा देवी और मामा जी आरामदायक सोफों पर बैठे हुए थे। हम भी डरते डरते एक कोने में बैठ गए। मामा जी ने नौकरानी से कहा कि उनके लिए कुछ जलजीरा जूस लेकर आओ। मैंने देखा कि मामी जी काफी नफरत भरी नजरों से हमारी तरफ देख रही थीं। उनका रवैया बता रहा था कि वह हमारा आना बिल्कुल पसंद नहीं कर रही हैं। मामी जी ने एक बेरुखी के साथ कहा, हाँ बताओ कैसे आना हुआ। मेरी मम्मी ने दबी जुबान में पर पूरी डिटेल से मामा जी को सारी सिचुएशन बताई। अपने किराए और बेघर होने के डर का जिक्र किया। मामा जी यह सुनकर कुछ देर चुप रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सोच थी। फिर अचानक उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा जिसने हमें हैरान कर दिया, ठीक है, ऐसा करो कि तुम लोग वह घर छोड़कर यहाँ आ जाओ। मैं और मम्मी उनकी बात सुनकर हैरान रह गईं। मामी जी भी हैरान थीं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें मामा जी से यह उम्मीद नहीं थी, पर उन्होंने न जाने मामा जी को क्या कहा कि वह खामोश बैठ गए। मुझे शक हुआ कि इस दिखावटी मदद के पीछे कोई शर्त जरूर होगी। अगले दिन हम अपना सारा सामान, जिसमें पुराने कपड़ों के कुछ संदूक और सिलाई मशीन थी, बांधकर मामा जी के घर आ गए।
पर वहां पहुंचकर हमें एक बड़ा झटका लगा। मामा जी ने एक सख्त लहजे में कहा कि तुम लोग घर के अंदर नहीं बल्कि नौकरों के क्वार्टर में रहोगे। उन्होंने मम्मी से कहा, और आप किचन में काम करेंगी जैसे बाकी नौकरानियां करती हैं। इस काम का आप लोगों को मेहनताना दिया जाएगा। इतनी बड़ी बेइज्जती और शर्त सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने मम्मी से कहा, चलें अभी वापस चलते हैं, हमें ऐसी मदद नहीं चाहिए। पर उन्होंने मेरे हाथ को दबाकर कहा, नहीं रोहिणी, मैं ये काम कर लूंगी। उनकी आंखों में मजबूरी की बेबसी थी। इस मजबूरी ने हमें कबूल करने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने ही सगे मामा के घर में नौकर बनकर रहें। फिर हम अपना सामान लेकर नौकरों के क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। वह क्वार्टर छोटे और तंग थे, उनमें घर के बंगले की कोई झलक नहीं थी। मुझे यह देखकर अपने ऊपर बहुत अफसोस हुआ। अगले दिन सुबह एक नौकरानी मेरे पास आई और बोली, ये बीबी जी, मामी जी ने अपनी बेटी तन्वी के पुराने कपड़े आपके लिए भेजे हैं। मैं उसकी बात सुनकर आग बबूला हो गई और गुस्से से कांपने लगी। मैंने वह कपड़े उठाकर उस नौकरानी को वापस दिए और कड़वे लहजे में कहा, अपनी बीबी जी से कह दो मुझे किसी की उतरन, किसी के इस्तेमाल किए हुए कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं। मेरा अभिमान इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था क्योंकि मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। मैं माँ के साथ ही किचन में हाथ बटाती थी। मेरे छोटे भाई बहन स्कूल जाते थे। मैं और माँ नौकरानी बनकर मामा जी के घर के काम करते थे। मामी जी का रवैया अभी भी हमारे साथ सख्त और नफरत भरा था। उनकी बेटी तन्वी भी उन्हीं की तरह बहुत नकटू घमंडी थी। वह हर एक को अपने पैरों की जूती समझती थी और मामी जी उसकी इन हरकतों पर उसे कभी नहीं टोकती थीं। मैं हर पल इस माहौल में घुटन महसूस करती थी। मामा जी का असली इरादा और एक जबरदस्ती का रिश्ता। एक दिन मैं शाम को रसोई में बर्तन साफ कर रही थी जब मम्मी बहुत परेशान हालत में अंदर आईं। उनके माथे पर पसीने के कतरे थे और आंखों में गहरा डर था। मैंने जल्दी से पूछा, क्या हुआ माँ? खैरियत थी? मामा जी ने क्यों बुलाया था? मम्मी ने एक लंबी आह भरी और बताया कि वह चाहते हैं कि हम गांव चले जाएं और तुम्हारी शादी वहीं कर दी जाए। मैं यह सुनकर हैरान रह गई कि कौन सा गांव और मेरी शादी का इससे क्या ताल्लुक। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। मम्मी ने मेरी बेचैनी को देखते हुए बताया, दरअसल तुम्हारे मामा जी मेरे सौतेले भाई हैं। गांव में उनका एक पुश्तैनी घर है जो काफी अरसे से बंद पड़ा है। अब वह चाहते हैं कि हम तुम्हारी शादी करके उस घर में रह लें। अब मुझे समझ आया कि मामा जी का असली मकसद क्या था। वह अपने घर का बोझ हल्का करना चाहते थे और गांव का बंद घर खुलवाकर उसकी देखभाल करवाना चाहते थे। मैंने परेशानी से पूछा, तो आपने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने उनकी बात मान ली है। यहाँ बैठकर नौकरानी बनने से बेहतर यही है, और तुम भी कॉलेज नहीं जाती। तुम्हारी शादी की उम्र है, सो मैं तुम्हारी शादी करके जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। उनके लहजे में एक अजीब सी बेबसी थी। मैंने बहस की, वहां जाकर भी तो उनका घर ही संभालना है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? पर मम्मी ने मेरी किसी बात का जवाब न दिया और अपना फैसला सुना दिया। मैं इस पूरी रात रोती रही कि कैसे अचानक मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हो सकता है। मेरी मर्जी क्यों नहीं पूछी गई। अगले दिन मम्मी ने एक सख्त लहजे में कहा, आज शाम तैयार रहना, कुछ लोग तुम्हें देखने आएंगे। शाम को कुछ लोग मेरा हाथ मांगने आए। वह एक मिडिल क्लास फैमिली थी, पर मैं शादी के हक में नहीं थी। मैंने माँ से कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती। पर कोई फायदा नहीं हुआ। मामा जी ने एक हफ्ते बाद ही मेरी शादी एक बिल्कुल अनजान आदमी से कर दी, जिसका नाम दीपक था। वह कोई बहुत अमीर आदमी तो नहीं था, पर हम जितने गरीब भी नहीं थे। मैं इस शादी के हक में बिल्कुल भी नहीं थी, पर यहाँ कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैंने अपनी दोस्त प्रीति को फोन करके सब बताया, तो वह मुझसे मिलने मामा जी के घर आ गई। घर देखकर वह हैरान थी और बोली, यह तो इतना बड़ा बंगला है। मैंने उदासी से कहा, हाँ, पर हमें फिर भी नौकरों के क्वार्टर में रहना पड़ रहा है। मैं उसे अंदर ले गई और कहा कि मम्मी मामा जी के कहने पर जबरदस्ती मेरी शादी कर रही हैं। मैंने बहुत मना किया, पर वह बिल्कुल नहीं सुन रही हैं। प्रीति ने मुझे परेशान देखकर कहा, ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ, तुम उदास मत हो। फिर उसने मम्मी से बात की कि ऐसा मत करें, वह लोग बिल्कुल अनजान हैं, न जाने रोहिणी के साथ कैसा सलूक करेंगे। पर मेरी मम्मी को मामा जी पर बहुत भरोसा था, इसलिए वह प्रीति के समझाने पर भी नहीं मानी। प्रीति बाहर आई तो उसने बेबसी से कहा, वह तो किसी तरह नहीं मान रही है, अब क्या होगा? मैंने परेशानी से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, तुम परेशान मत हो, सब बेहतर होगा। हो सकता है यही तुम्हारे लिए अच्छा हो। उसके अल्फाज में एक सच्ची दोस्त की हिम्मत थी। मेरी शादी जबरदस्ती कर दी गई। मुझे महसूस हुआ कि मैं एक बोझ थी जिसे उतार दिया गया था। शादी के कुछ दिन तो सब ठीक रहा। दीपक का रवैया नरम था
और घर में सुकून था। पर फिर एक दिन मेरे पति दीपक ने मुझे बताया कि उसका सारा बिजनेस खत्म हो रहा है। उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया है। जल्दी ही हमारे घर का चूल्हा बुझ गया। मैंने देखा कि मेरा पति थोड़ी बहुत मजदूरी करके जो मुश्किल से कमाता वह सब अपनी अय्याशी में उड़ा देता। मुझे अब यकीन हो गया था कि उसका बिजनेस भी उसी की फिजूल खर्ची की वजह से बंद हुआ होगा। मैं उसकी आदत से सख्त नाराज परेशान थी। जैसे जैसे गरीबी बढ़ती जा रही थी, मेरे पति के मिजाज भी वैसे ही आए दिन बदलते जा रहे थे। वह अब अक्सर मुझे मारने भी लगा था। मैं शारीरिक और भावनात्मक हिंसा का शिकार हो गई थी। मैं सबसे तंग आकर एक नया रास्ता ढूंढा, जिससे कम से कम मैं अपना पेट तो भर सकती थी। मुझे पैसे की जरूरत थी और मैंने वही किया जो मुझे उस वक्त ठीक लगा, पर मुझे पता नहीं था कि यही चीज आगे जाकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन ले जाएगी। हर कोई ताना देता कि तू गरीब है और तेरी मनहूसियत से तेरा पति भी गरीब हो गया है। मुझे बहुत तकलीफ होती। भला मेरे नसीब में गरीबी क्यों थी? तभी एक दिन एक अनजान नंबर से फोन आया। मैंने उससे दोस्ती कर ली। अब ऐसे ही रॉन्ग नंबर से दोस्ती करके मैं पैसे मंगवा लेती थी। ये मेरी जिंदगी का एक और गलत कदम था। एक दिन एक लड़का, जिसका नाम राजू था, मुझसे मिलने की जिद करने लगा। मैंने उसे इनकार किया, पर वह नहीं माना। लेकिन कयामत तो तब टूट पड़ी जब वह लड़का उसी रात मेरे घर में आ गया। न जाने वह किस तरह अंदर आया था। उसने मेरे पति को बेहोश किया और मेरे कमरे में आया। मैंने उससे डरकर कहा कि देखो, मुझे हाथ मत लगाना, वरना बहुत बुरा होगा। उसने कुछ लम्हे मेरी तरफ देखा और एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ कहा कि मुंह बंद करके वहीं बैठी रह, और एक दुपट्टा उठाकर मेरे हाथ पांव उससे बांध दिए। मैंने बहुत कोशिश की, पर खुद को खोल न पाई। अब वह सारे कमरे की चीजें पलट रहा था। फिर वह अलमारी की तरफ बढ़ा और उसमें से कुछ पैसे जो मैंने मेहनत से जमा किए थे वह निकालकर अपनी जेब में डाल ली और फिर दोबारा कुछ तलाश करने लगा। काफी देर की तलाश के बाद जब उसे कुछ न मिला तो वह वहां से बाहर निकलने लगा। उसका मकसद लूटपाट था। इससे पहले कि वह बाहर निकलता, मेरा पति दीपक अंदर आ गया। न जाने वह कब होश में आया था। उस लड़के को वहां देखकर उसने गुस्से से उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर मेरे पति को देखकर बोला, अपनी पत्नी से पूछो, इसी ने बुलाया था, और बाहर की तरफ भाग गया। उसकी इस बात पर मेरा चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। मेरा पति गुस्से का बहुत तेज था। वह तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और मुझे छोटी बालों से पकड़कर बोला कि बता, क्यों बुलाया था? क्या लगता है आखिर वह तेरा? मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं उसे नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि वह कौन है और यहाँ क्यों आया था। मेरे पति ने मेरी बात का बिल्कुल यकीन नहीं किया और मुझे कमरे में ही बंद करके चला गया। मैं काफी देर दरवाजा पीटती रही और चीखती पुकारती रही, पर उसने दरवाजा न खोला। मेरी हालत कमरे में बंद रह रहकर काफी खराब हो गई थी। मैं गर्भवती, प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए मुझसे वहां इस हालत में ठहरना काफी मुश्किल हो रहा था। चीखा चीखा कर जब मेरा गला बैठ गया तो मैं बेदम सी होकर जमीन पर ही लेट गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरा पति दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और मेरे पास आकर बोला, उठ और मेरे घर से निकल जा। और वहीं खड़े खड़े उसने मुझे तलाक दे दिया। मैं परेशान हो गई कि रात के इस पहर आखिर जाऊंगी कहाँ। मैं पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठी रोती रही, पर मेरे रोने धोने का उस पर कोई असर न हुआ। मैं फिर हिम्मत करके उठी और बस स्टैंड की तरफ चली गई। इतनी रात को कोई बस मिलना बहुत मुश्किल था। मैं सुबह तक वहीं बस स्टैंड पर बैठी रही और सुबह जैसे ही पहली बस आई, मैं उसमें बैठकर मामा जी के घर आ गई। जब मैंने उन्हें सारी सिचुएशन बताई तो उन्होंने मुझे अपने घर रखने से मना कर दिया। मुझे मामा जी के घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। मैं रोते हुए वहां से निकल आई। तभी मुझे अचानक कुछ याद आया तो मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और अपनी दोस्त प्रीति को कॉल मिलाई और उसे सारी बात डिटेल से बताई। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे घर आ जाओ जल्दी से, मैं तुम्हें अपना पता भेजती हूँ। मैं कुछ देर बाद उसके बताए पते पर गई। वह एक फ्लैट में रहती थी। मैं बिल्डिंग के अंदर गई। वहां काफी सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका फ्लैट आया। मैंने बेल बजाई तो उसने फौरन दरवाजा खोल दिया और भागकर आकर मेरे गले लग गई। हम एक दूसरे से एक लंबे अरसे बाद मिल रही थीं। वह मुझे अंदर ले गई। वहां 2 कमरे और छोटा सा बाथरूम था। बीच में थोड़ी सी जगह खाली थी जहां उसने कुछ कुर्सियां और एक छोटी मेज टेबल रखा हुआ था। उसने बताया कि वह यहाँ किराए पर रहती है और एक फैक्ट्री में काम करती है। मैंने उसे बताया कि मैं गर्भवती हूँ तो उसने कहा, ये तो खुशी की बात है। क्या तुम्हारा पति इस बात को जानता था? मैंने कड़वाहट से कहा, नहीं, मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बताती, यह सब हो गया और अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी उसे।
वह सारी जिंदगी अपने बच्चे को तरसता रहेगा, पर मैं उसे उसका चेहरा तक नहीं दिखाऊंगी। मेरी बात सुनकर प्रीति ने मुझे टोका। तुम ऐसा नहीं कर सकती रोहिणी, क्योंकि तुम जानती हो कि तुमने उसके पीठ पीछे लड़कों से दोस्ती रखी थी। मैंने कहा, मैं मानती हूं मेरी गलती थी, पर उसे एक बार तो मेरी बात सुननी चाहिए थी। मेरी बात सुनकर प्रीति चुप हो गई। फिर मैं भी रात का खाना खाकर सो गई। एक दिन मैं घर के कामों में व्यस्त थी। तभी मैंने सोचा कि आज घर का फर्श भी धो लेती हूँ। मैं फर्श धो ही रही थी कि अचानक मेरा पांव फिसला और मैं पेट के बल गिर गई। मेरी चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थीं। तभी हमारी पड़ोसन रेणु देवी जल्दी से आईं और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गईं। मैं दर्द के मारे बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मेरे पास प्रीति बैठी हुई थी। मुझे होश में आते देखकर फौरन बोली, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा, हाँ, मैं ठीक हूं। फिर मेरा हाथ बेइख्तियार मेरे पेट पर चला गया। मैंने प्रीति से पूछा, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? तो उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं और उसने एक सिसकती हुई आवाज में कहा, वह नहीं रहा रोहिणी। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, पर वह कामयाब न हो पाए। मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गई, जैसे मेरे अंदर की सारी आवाजें, सारे एहसास खत्म हो गए हों। थोड़ी देर बाद मैंने उससे दोबारा यही पूछा, तो उसने दुख से कहा, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा। मैं कुछ देर उसकी तरफ देखती रही, जैसे उसकी बात को समझने की कोशिश कर रही हूं, और जब मुझे समझ आई तो मैं बहुत रोई। मैं जो अपने बच्चे को उसके बाप से महरूम करने के मंसूबे बना रही थी, कुदरत ने उसे मुझसे ही महरूम कर दिया था। मेरा गुरूर मुझे ही ले डूबा था। मैंने अपने गुनाहों की सजा पाई। मैं कई दिन तक इस सदमे से बाहर न आ सकी। मैं रोज रात को घुट घुट कर रोती रहती। न जाने कितना वक्त गुजर गया था। मैं सदमे से संभल नहीं पा रही थी। मैंने प्रीति के साथ ही उसकी फैक्ट्री में नौकरी शुरू कर दी थी। हम दोनों सुबह जाते और शाम को घर वापस आते। मैं किसी से कोई बात न करती, बस चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती थी। कभी कभी तो मुझ पर एक जिंदा लाश का गुमान होता था। प्रीति मेरी हालत से सख्त परेशान रहती थी। मैं दिन ब दिन डिप्रेशन में जा रही थी। एक दिन वह जबरदस्ती मुझे अपने साथ बाहर ले गई। उसने मुझे कहा कि कुछ शॉपिंग करते हैं। मैंने तो अपने लिए कुछ नहीं खरीदा था, पर उसने काफी चीजें खरीदी। शॉपिंग से फारिगा होके हम दोनों आइसक्रीम खाने चले गए। मुझे बिठाकर वह काउंटर से आइसक्रीम लेने गई थी। तभी मेरी नजर सामने वाले टेबल पर बैठे एक लड़के पर पड़ी। मुझे लगा मैंने उसे कहीं देखा हुआ है। थोड़ा दिमाग पर जोर देने पर मुझे याद आ गया कि वह तो हमारे कॉलेज का ही लड़का था। उसका नाम विकास था। वह अक्सर मेरे आसपास ही घूमता रहता था, पर उस वक्त मेरी जिंदगी में इतनी उलझनें थीं कि उसकी तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। मैं लगातार उसे देखे जा रही थी। तभी शायद मेरी नजरों की तपिश महसूस करके उसने पलटकर देखा, तो अपने सामने मुझे पाकर एकदम बेयकीनी से बोला, रोहिणी, तुम? मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई कि उसने देखते ही मुझे कैसे पहचान लिया आखिर। फिर वह मेरे पास ही आकर बैठ गया। इतने में प्रीति आइसक्रीम ले आई। वह और प्रीति आपस में बातें करने लगे। फिर विकास ने मुझसे गहरी हमदर्दी से पूछा, तुम आखिर कहाँ चली गई थी? बिना कुछ बताए कॉलेज छोड़ दिया, और फिर मुझे प्रीति से एक दिन पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें इतनी अचानक शादी करनी पड़ गई? मैंने उसकी तरफ देखते हुए उसे सारी बात डिटेल से बता दी, जिसे सुनकर वह काफी अफसोस में आ गया। फिर उसने एक मजबूत इरादे के साथ कहा, रोहिणी, तुम दोनों ये फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दो। मैंने एक नया काम शुरू किया है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं और प्रीति यह सुनकर बहुत खुश हुईं। उस दिन वापसी पर हम काफी खुश थीं कि हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। 2 दिन बाद उसने हमें कॉल की और ऑफिस का एड्रेस भेज दिया। हम वहां गए तो वह हमारा इंतजार कर रहा था। उसने हमें चाय पिलाई और फिर बताया कि मैंने यह नया काम शुरू किया है। उसने पूरी ईमानदारी से कहा, अभी स्टार्ट है तो सैलरी इतनी ज्यादा तो नहीं, पर तुम्हारी फैक्ट्री की सैलरी से तो ज्यादा ही है। यहाँ तुम लोग आराम से काम कर सकते हो, काम का ज्यादा बोझ नहीं होगा। हमने उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और काम के बारे में उससे पूछने लगे। उसने हमें सारा काम समझा दिया था। हम काफी संतुष्ट थे। उस दिन मुझे पहली दफा लगा कि कोई मेरी फिक्र कर रहा है। घर वापसी पर प्रीति ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे लगता है कि यह अब भी तुम्हें पसंद करता है। मैंने उससे कहा, मगर मुझे नहीं लगता।
पर मैं उस वक्त यह नहीं जानती थी कि बहुत ही जल्द मेरा यह अंदाजा भी गलत साबित होने वाला था। हमें एक साथ काम करते हुए 2 हफ्ते हो गए थे, एक ऐसा वक्त जिसमें विकास ने अपना रवैया नहीं बदला। वह लगातार इज्जत और मदद का हाथ बढ़ाता रहा। एक दिन विकास ने मुझसे हिचकिचाते हुए कहा कि क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है। उसने बोला कि मैं बाहर गाड़ी में ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं अपनी चीजें समेटकर नीचे चली आई। वह मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गया। हमने अच्छे माहौल में खाना खाया। खाना खाकर हम वापसी के लिए निकले तो उसने गाड़ी साइड पर रोकी और मेरा हाथ थामकर एक गहरे अंदाज में कहा, रोहिणी, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कॉलेज के वक्त से पसंद करता हूं, मगर कभी साफ लफ्जों में यह बात तुमसे कहने की हिम्मत न कर सका। उसकी आवाज में सच्ची श्रद्धा थी। फिर पता चला कि तुमने कॉलेज छोड़ दिया और बिना कुछ बताए चली गई, और एक दिन तुम्हारी शादी की खबर आ गई। उस वक्त मैं बहुत टूट गया था, मगर अब जबकि तुम मुझे दोबारा मिल गई हो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। मगर इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता दूं। मेरी पहली शादी हो चुकी है। मेरी मम्मी ने मेरी शादी मेरी मौसी की बेटी काजिन नीतू से की थी, मगर वह शादी ज्यादा अरसा नहीं चल सकी और मेरी पत्नी ने मुझसे तलाक ले लिया। उसने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहोगी? मैंने कुछ देर उसकी तरफ देखने के बाद हाँ कर दी, क्योंकि उसकी आंखों में मुझे अपने लिए सच्ची मोहब्बत और इज्जत साफ दिखाई दे रही थी। ये वह मोहब्बत थी जिसकी मुझे हमेशा तलाश रही थी। मैंने खुद से कसम खाई कि जिंदगी में अब कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगी, चाहे हालात जैसे भी हों। फिर शाम में मैंने प्रीति को जब यह बात बताई तो वह सुनकर बहुत खुश हुई। मैंने उससे कहा, अब तुम भी शादी कर लो, कब तक ऐसे रहोगी? तो उसने कहा, कर लूंगी, मगर कुछ साल बाद। फिर हम रात गए तक मेरी शादी के बारे में बातें करते रहे थे। मैं बहुत खुश थी और शादी की सारी तैयारियां बहुत दिल लगाकर कर रही थी। मैंने गांव कॉल करके मम्मी को सारी बात बता दी। मैं और प्रीति कुछ दिन की छुट्टियां लेकर मेरी माँ के पास गांव चले गए, जहां वह मामा जी के दिए गए पुराने घर में रह रही थी। मैं इतने अरसे बाद मम्मी से मिल रही थी। मैं उनके गले लगकर खूब सारा रोई थी। पुराने दुखों और तकलीफों का बोझ मेरे दिल से हल्का हो गया था। एक दिन विकास ने कॉल करके बताया कि वह और उसके माता पिता, जो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक मेरा रिश्ता लेने आ रहे थे, तुम्हारे घर आकर तुम्हारा रिश्ता मांगेंगे। मैंने मम्मी को बताया तो उन्होंने खुशी खुशी तैयारियां शुरू कर दी। अभी उनके आने में एक दिन बाकी था कि एक अजीब वाकया हुआ। मुझे याद है कि वह शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था। मैं छत पर सूखे हुए कपड़े उतारने गई थी, तभी नीचे का दरवाजा बजा। मैंने ऊपर से देखा तो दरवाजे पर मामा जी खड़े थे। मैं भागकर नीचे गई, तब तक मम्मी दरवाजा खोल चुकी थीं। वह मम्मी के साथ अंदर आए और मम्मी से कहने लगे, बहन, मैं तुम लोगों से माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। फिर उन्होंने कहा, यह घर अब से तुम लोगों का है, तुम लोग ही अब इसमें रहोगे, इसकी देखभाल करना। उसकी आवाज में पछतावा था। मैंने देखा कि मेरी मम्मी बहुत खुश थीं इस सब से, और उनकी खुशी में ही मेरी भी खुशी थी। मजबूरी का रिश्ता अब टूट चुका था और अपनत्व लौट आया था। अगले दिन तय वक्त पर विकास के माता पिता मेरा रिश्ता लेकर आए। वह लोग बहुत ही मिलनसार और शफकत वाले थे। मामा जी भी इस मौके पर मौजूद थे। दोनों परिवारों ने खुशी से रिश्ता पक्का किया और अगले महीने के आखिर की तारीख शादी की रस्म के लिए रखी गई। मेरी जिंदगी के सारे अंधेरे खत्म हो चुके थे और अब बस मेरी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी थी। मैं इसके लिए अपने ईश्वर भगवान का जितना भी शुक्रिया अदा करती कम था। शाम के साए गहरे हो रहे थे और मैं दीवार से टेक लगाए बैठे अपने घरों को, लौटते परिंदों को देखते हुए अपने आने वाले खुशनुमा दिनों के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। मुझे यकीन था कि अब मुझे सच्चा सुख और मोहब्बत दोनों मिलेंगे।